हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आए हैं। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और नॉर्थ साइड जैसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है, जिसका नाम है वाइटल साइन। आज वाइटल साइन को हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक बिल्कुल क्लियर करके आपको समझाएंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो मोटिवेशन लाइन से स्टार्ट करूंगा कि सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो अगर आप सपने देखते हो तो मुश्किलें भी आएगी, पर जब आप कामयाब हो जाते हो तो फिर तहलका ही मचने वाला है भाई साहब, है ना। तो वाइटल साइन के बारे में आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो पैसेंस बनाकर क्लास को देखना। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और भी चैप्टर्स की क्लास हम प्रोवाइड करवा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होते हैं? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये नोट्स को भी मैं रीड करवाऊंगा। देखो, वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई पूछे तो वाइटल साइन आर आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। वाइटल साइन को कार्डिनल साइन के भी नाम से जाना जाता है। वाइटल साइन आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ असेसिंग द पेशेंट। वाइटल साइन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, तो किसी भी पेशेंट को असेस करने के लिए बहुत जरूरी एस्पेक्ट होते हैं। वाइटल साइन को असेस करके हम पेशेंट की बॉडी का कंडीशन का पता लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। अगली बात देखो, वाइटल साइन रिफ्लेक्ट द बॉडी physiological status and provide information critical to evaluating the homeostatic balance। वाइटल साइन जो बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्टेटस होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इवालुएट करता है हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को भी, बैलेंस को भी इवालुएट करने का काम करता है। अब बात आती है कि वाइटल साइन होते कौन कौन से हैं। तो 5 से 6 वाइटल साइन आज हम आईएनसी की रूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, पर मोस्टली 4 वाइटल साइन होते हैं। कौन कौन से? टीपीआर और बीपी। मोस्टली कितने वाइटल साइन होंगे? 4, पर आज 5 वाइटल साइन भी होने लगे हैं। एक पैन और ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी वाइटल साइन के अंदर आजकल जोड़ा जाने लगा है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखना कि 5वां वाइटल साइन कौन सा है, 6वां वाइटल साइन कौन सा है। और वाइटल साइन है टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, है ना। इसके अलावा पैन और ऑक्सीजन सैचुरेशन। अब अगली बात आती है कि वाइटल साइन के पर्पज क्या होते हैं। कि वाइटल साइन अपन ले, है ना, हर चीज का पर्पज होता है। अगर अपन कोई भी काम करते हैं उससे पहले अपन पर्पज के साथ काम करते हैं। तो पहला पर्पज है टू ऑब्टेन बेसलाइन डाटा अबाउट द पेशेंट कंडीशन। किसी भी पेशेंट का बेसलाइन डाटा प्राप्त करने के लिए, पेशेंट की कंडीशन जानने के लिए भी वाइटल साइन लिए जाते हैं। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी वाइटल साइन लिए जाते हैं। फॉर थेराप्यूटिक पर्पज, और थेराप्यूटिक पर्पज के लिए भी वाइटल साइन लिए जाते हैं। थेराप्यूटिक पर्पज का मतलब होता है ट्रीटमेंट करने के लिए भी वाइटल साइन का प्रयोग किया जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है कि बीमारी का पता लगाने के लिए भी लिया जाता है। और बेसलाइन डाटा को इन्फॉर्म करने के लिए भी वाइटल साइन का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि वाइटल साइन लेने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो वाइटल साइन के लिए वाइटल साइन की एक ट्रे की जरूरत पड़ेगी, एक स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर अपन पल्स वगैरह मेजर करेंगे, बीपी वगैरह मेजर करेंगे। एक स्पाइगनोमैनोमीटर की जरूरत पड़ेगी जो बीपी का इंस्ट्रूमेंट है। थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी जो टेम्परेचर को रीड करता है ना। सेकेंड हैंड के अंदर वॉच की जरूरत पड़ेगी। 2 पेन की जरूरत पड़ेगी, रेड एंड ब्लू पेन की। पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। वाइटल साइन शीट की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर अपन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। कॉटन स्वेब और बॉल की जरूरत पड़ेगी। डिस्पोजेबल ग्लव्स अगर अवेलेबल हैं तो उनकी जरूरत पड़ेगी। और डर्टी रेसिवन किडनी डिश भी की भी जरूरत पड़ेगी। अब अगली बात आती है टाइम टू असेस वाइटल साइन। किस टाइम अपने को वाइटल साइन असेस करना है। मोस्टली वाइटल साइन दिन में 2 बार और 3 बार वार्ड के अंदर चेक किए जाते हैं, पर अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वाइटल साइन का अलग अलग टाइम होता है। ऑन एडमिशन टू ऑब्टेन बेसलाइन डेट, पहले पेशेंट को एडमिट होते ही वाइटल साइन चेक किए जाते हैं। व्हेन ए क्लाइंट हैज ए चेंज टू हेल्थ स्टेटस और रिपोर्ट सिम्टम्स सच एज चेस्ट पेन और फेंटिंग।
कई बार पेशेंट का अगर हेल्थ स्टेटस चेंज हो जाए तो उस टाइम पे भी पेशेंट का वाइटल साइन लेना पड़ता है, जैसे सिम्टम चेंज हो रहे हैं, चेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू नर्सिंग एंड मेडिकल ऑर्डर, या डॉक्टर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी अपन को वाइटल साइन लेना है। बिफोर एंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन, और एडमिशन लेने से पहले यानी कि एडमिट करने से पहले, एडमिट करने के बाद भी वाइटल साइन लेने पड़ते हैं। मेडिकेशन दैट कुड अफेक्ट आरआर एंड बीपी, कई बार कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो रेस्पिरेटरी एंड सर सीवीएस को क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी ऑफ इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से पहले और सर्जरी से पहले और बाद में भी वाइटल साइन चेक करते हैं, क्योंकि सर्जरी से पहले और बाद में वाइटल साइन में चेंजेस आते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशन दैट कुड अफेक्ट द वाइटल साइन, एग्जाम्पल एम्बुलेशन अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल अदर हेल्थ इंस्टीट्यूट पॉलिसी, और अदर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग भी अलग अलग पॉलिसी होती है कि अपने को वाइटल साइन कब जांच करते हैं। अब सबसे पहला वाइटल साइन आता है जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम हिंदी के अंदर तापमान कहते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस का हॉटनेस और कोल्डनेस ही क्या कहलाता है, टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का हीट प्रोडक्शन करने की क्षमता और हीट लॉस करने की क्षमता भी क्या कहलाती है, टेम्परेचर। देखिए, इट इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को क्या कहते हैं, टेम्परेचर। इट इज द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के प्रोडक्शन के बैलेंस को क्या कहते हैं, टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड सेल्स, और फॉरेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फॉरेनहाइट होता है। ये होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगली बात आती है, बॉडी टेम्परेचर दो प्रकार का होता है, पहला कोर बॉडी टेम्परेचर, दूसरा होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर से अगर अपन टेम्परेचर को लिखते हैं उसे कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहले कोर बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो इट इज द टेम्परेचर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। कोर बॉडी टेम्परेचर के अंदर क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन के टेम्परेचर को लिया जाता है। इट रिमेन कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम 37 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर को लेते हैं जब अपने को मोस्टली जो टेम्परेचर मिलता है वो कितना मिलता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस की रेंज में मिलता है। इट इज द टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी, और अपन क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर लेते हैं और ये डीप टिश्यू के अंदर लिया जाता है। सरफेस बॉडी टेम्परेचर की बात करें, सरफेस बॉडी टेम्परेचर का मतलब यह होता है कि बॉडी के बाहर की जो सरफेस होती है स्किन के ऊपर से जो टेम्परेचर लिया जाता है उसे सरफेस टेम्परेचर कहते हैं। सरफेस बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट द स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट सेल्स, इट राइज एंड फॉल्स रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, और जो इसकी रेंज होती है कितनी होती है, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। इट डज नॉट इंडिकेट इंटरनल फिजियोलॉजी, और ये जो शरीर की जो आंतरिक संरचना है उसके अंदर की टेम्परेचर की जो फिजियोलॉजी है उसके टेम्परेचर को नहीं बताता। अगली बात आती है कि अल्टरेशन इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर अल्टर होता है तो क्या क्या हो सकता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, और रेंज में बात करें तो 36 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। यह क्या होती है, नॉर्मल रेंज होती है, यानी 98.6 डिग्री से 100 फॉरेनहाइट तक। बॉडी टेम्परेचर में भी एबनॉर्मल ड्यू टू फीवर, अगर हाई टेम्परेचर होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया या फीवर कहते हैं, और अगर बॉडी का टेम्परेचर लो होता है तो उसे कहते हैं हाइपोथर्मिया यानी कि लो टेम्परेचर, और फीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं। पायरेक्सिया फीवर एक बॉडी टेम्परेचर होता है जो क्या होता है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, फीवर या पायरेक्सिया कहते हैं। बॉडी के टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज से ज्यादा होना फीवर या पायरेक्सिया कहलाता है। और कितना ज्यादा होना, अगर 38 से 41 डिग्री सेल्सियस यानी 100.4 फॉरेनहाइट या 105.8 फॉरेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पायरेक्सिया हो चुका है। अगर हाइपर पायरेक्सिया पूछे तो एक वेरी
हाई फीवर की कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसे कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। इसके अंदर क्या करता है, लीड टू डेथ, और बॉडी की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाता है, 41 से ज़्यादा हो जाता है, तो टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे चीज आती है कॉमन टाइप ऑफ फीवर। फीवर के कितने टाइप हो सकते हैं? पहला टाइप आता है जिसका नाम है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब होता है कि दी बॉडी टेम्परेचर अल्टर्ड एट रेगुलर इंटरवल बिफोर बिटवीन पीरियड ऑफ फीवर एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल सब नॉर्मल टेम्परेचर। इंटरमिटेंट का फीवर का मतलब ये होता है कि जो फीवर होता है वो एक किसी पीरियड के अंदर आता है, इंटरवल के साथ आता है, यानी 2 घंटे के टाइम पीरियड के साथ, 4 घंटे के टाइम के पीरियड के साथ आता है। अगला आता है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ए विड्थ रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देन 2 डिग्री सेल्सियस अकर व्हेन 24 आवर इन पीरियड, यानी 24 घंटे के अंदर यही फीवर रहता है। रिलैप्सिंग फीवर, अगला आता है रिलैप्सिंग। ये एक शॉर्ट फेब्रिल पीरियड के लिए होता है। रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है, एक शॉर्ट फेब्रिल टाइम के लिए होता है, मतलब 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आता है। इसे कहते हैं रिलैप्सिंग फीवर। ये एक ऐसी फेब्रिल पीरियड के अंदर होता है, मतलब 1 से 2 दिन तक अगर फीवर आता है उसे कहते हैं रिलैप्सिंग फीवर, जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। एक आता है कांस्टेंट फीवर, जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है। दी बॉडी टेम्परेचर आर फ्लक्चुएट मिनिमली द ऑलवेज रिमूव अबव नॉर्मल रेंज, हमेशा मतलब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहता है, उसे कहते हैं कांस्टेंट फीवर। अगला आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट डाल सकते हैं? पहला है एज। अगर आपकी एज ज़्यादा है या फिर चाइल्ड हो तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। एक है डायनेमिक वेरिएशन, यानी कार्डिएशन रिदम, रिदम के कारण भी क्या हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ या घटा हुआ मिल सकता है। एक्सरसाइज के कारण भी टेम्परेचर अल्टर्ड हो सकता है। हॉर्मोन्स की कंडीशन के कारण भी टेम्परेचर अल्टर्ड हो सकता है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर स्ट्रेस कम है तो टेम्परेचर घट जाएगा। एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर भी, अगर आप एक हॉट एनवायरमेंट के अंदर हो तो सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। अब अगली बात आती है कि कौन कौन सी साइट होती है जहाँ टेम्परेचर को अपन मेजर करते हैं। पहली साइट का नाम है ओरल टेम्परेचर। ओरल जो अपने ओरल है, कैविटी है, वहाँ से अगर टेम्परेचर वो ले रहे हैं तो ओरल साइट से भी ले सकते हैं। एक होती है रेक्टल साइट, एक होती है ऑक्सिलरी साइट, और एक होती है टिम्पैनिक साइट। टिम्पैनिक साइट ज़्यादातर चाइल्ड के अंदर लेते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। अब आती है बात की अगर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है टेम्परेचर लेने का, तो मोस्टली इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है जिसका नाम है थर्मामीटर। थर्मामीटर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है। थर्मामीटर कई प्रकार के होते हैं। आजकल डिजिटल थर्मामीटर होते हैं जिनके अंदर अपन 50 से 60 सेकंड के अंदर पेशेंट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। पहले ग्लास थर्मामीटर और केमिकल थर्मामीटर पाए जाते थे जो डिस्पोजेबल भी होते थे। अब अगला आता है ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर की बात करूँ तो ऑब्टेन बाय पुटिंग द थर्मामीटर अंडर द टंग। ओरल टेम्परेचर लेते समय क्या करते हैं अपन, टंग के नीचे पैलेस करते हैं थर्मामीटर को, तो अपने को क्या होता है, टेम्परेचर मेजर हो जाता है। टंग के नीचे टेम्परेचर को प्रेस करके अपन ओरल टेम्परेचर ले सकते हैं, और इस मेजरमेंट के अंदर आपको लगभग रेक्टल टेम्परेचर से 0.65% लेस मिलेगा, देन रेक्टल से कम मिलेगा। रेक्टल टेम्परेचर से 0.65 डिग्री आपको कम तापमान मिलेगा, किससे, ओरल के अंदर। ओरल बॉडी टेम्परेचर के अंदर 3 से 5 मिनट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को ले सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन साइट होती है टेम्परेचर मेजरमेंट की। अगर कोई पूछे कि ओरल बॉडी टेम्परेचर है, वो मोस्ट कॉमन क्या होती है, साइट होती है ना। और ये साइट के अंदर अपन अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर इस टेम्परेचर को नहीं ले सकते,
ओरल बॉडी टेम्परेचर अनकॉन्शियस पेशेंट अगर लेते हैं तो क्या करेगा, उसको चबा भी सकता है क्योंकि अनकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस अगर चबा जाएगा तो क्या उसके अंदर क्या टेम्परेचर आता है, पारा आता है ना, तो पेशेंट बर्न भी हो सकता है। इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर भी ओरल बॉडी टेम्परेचर नहीं लेते। पेशेंट विथ अल्सर एंड सोर का अगर पेशेंट है माउथ के अंदर तो उसके अंदर भी नहीं ले सकते, और पेशेंट के अगर अंदर कफ है तो कफ वाले पेशेंट के अंदर भी नहीं ले सकते। अगर ओरल बॉडी टेम्परेचर की अगर एडवांटेज की बात करूं, फायदे की बात करूं, तो ओरल बॉडी टेम्परेचर का फायदा ये है कि इसको आसानी से अपन असेस कर सकते हैं और पेशेंट को कंफर्ट भी फील होता है। अब डिसएडवांटेज की यानी कि नुकसान की बात करूं तो नुकसान यह होता है कि इसके अंदर कई बार फॉल्स रीडिंग भी आती है। तो पेशेंट अगर कोई हॉट या कोल्ड चीज खा लेता है या पी लेता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत फॉल्स रीडिंग भी मिल जाती है। मतलब अगर आपने कोई हॉट चीज खाई, जैसे आपने समोसा वगैरह खाया है ना, तो आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, या फिर कोई कोल्ड चीज यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, और उस टाइम अगर आप टेम्परेचर ओरल कैविटी से अगर चेक कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं फास्ट रीडिंग मिलेगी, जो रीडिंग होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। या कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो उसको 10 से 15 मिनट का वेट करवा के उस या खाने के बाद 10-15 मिनट का वेट करवा के और उसके बाद आपको टेम्परेचर चेक करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें कि ऐसे पेशेंट जिसके अंदर अपन ओरल बॉडी टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते, तो वह पेशेंट जिसका मुंह क्या हो रहता है, हमेशा क्लोज रहता है, वह पेशेंट जो 7 साल से छोटा हो, एपिलेप्टिक और मेंटली इल पेशेंट, तो पेशेंट मेंटली इल होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, क्लाइटिंग रिचिंग O2 के अंदर, जिसके अंदर कफ जमा हुआ हो उन पेशेंट के अंदर भी ओरल बॉडी टेम्परेचर नहीं लेंगे। अनकोऑपरेटिव इन सीवियर पेन के अंदर भी नहीं लेंगे। सर्जरी अगर माउथ की सर्जरी हुई है तो भी ओरल बॉडी टेम्परेचर नहीं लेंगे। अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी ओरल बॉडी टेम्परेचर नहीं लेंगे। वैसे पेशेंट जो नेजल और गैस्ट्रिक ट्यूब अगर मुंह के अंदर और नाउच के अंदर डली हुई है तो भी ओरल बॉडी टेम्परेचर नहीं लेंगे। क्या होते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगली चीज आती है रेक्टल बॉडी टेम्परेचर। रेक्टल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो इसको अपन रेक्टल जो हमारा रेक्टल और एनएस है वहाँ इंसर्ट करते हैं थर्मामीटर को। यह रिलायबल मेजरमेंट देता है, रिफ्लेक्ट द कोर बॉडी टेम्परेचर। होल्ड द थर्मामीटर इन पैलेस और 3 से 5 मिनट के अंदर इसके अंदर भी टेम्परेचर मेजर हो सकता है, और ये मोर एक्यूरेट होता है, मोर रिलायबल होता है। अगर पूछे कि मोर एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर कौन सा मिलेगा तो रेक्टम या एनएस टेम्परेचर। 0.65 से 1 फ़ारेनहाइट का इसके अंदर क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। ओरल बॉडी टेम्परेचर से रेक्टल का टेम्परेचर हमेशा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा मिलता है, क्योंकि रेक्टल साइड क्या होती है, हॉट होती है। अगर बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की रेक्टल बॉडी टेम्परेचर के अंदर, तो रेक्टल एंड पेरिनियल्स, अगर रेक्टम के अंदर सर्जरी हो रही है या पेरिनियल एरिया के अंदर सर्जरी हो रही है तो अपन नहीं करेंगे टेम्परेचर को ऐसे असेस। फीकल इन्फेक्शन हो रहा है तो भी नहीं करेंगे। अगर रेक्टल इन्फेक्शन हो रहा है तो भी नहीं करेंगे। रेक्टल इन्फेक्शन हो रहा है तो भी नहीं करेंगे। और न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर भी अपन रेक्टल बॉडी टेम्परेचर नहीं लेंगे। अगली बात आती है एक्सिलरी टेम्परेचर की। एक्सिलरी टेम्परेचर एक सेफ एंड नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, और इसको अपन इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर डिसएडवांटेज करेंगे। लॉन्ग टाइम लगता है एक्जिला के अंदर अपन अगर टेम्परेचर को लेते हैं तो, और लेस एक्यूरेट होता है ना। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है टिम्पेनिक टेम्परेचर। टिम्पेनिक टेम्परेचर की बात करो तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की साइड से लेते हैं, पैलेस टू द क्लाइंट आउटर ईयर कैनाल। तो हमारे आउटर ईयर कैनाल के अंदर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वहां से लेते हैं। इट रिफ्लेक्ट द कोर बॉडी टेम्परेचर, और ये रिफ्लेक्ट करता है कोर बॉडी टेम्परेचर को। और ये ज्यादातर पीडियाट्रिक और अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर यूज में लिया जाता है। टिम्पेनिक टेम्परेचर अनकॉन्शियस और पीडियाट्रिक के अंदर यूज में लिया जाता है। पीडियाट्रिक का मतलब होता है बच्चों के अंदर,
और अनकॉन्शियस का मतलब होता है जिसको बिल्कुल कॉन्शियसनेस हो। इट इज वेरी फास्ट मेथड होता है। और टेम्पेनिंग के जो टेम्परेचर लेते हैं वो वेरी फास्ट मेथड होता है, लगभग 1 से 2 सेकंड के अंदर टेम्परेचर को अपन ले सकते हैं। और ये अनकंफर्टेबल होता है, इसके अंदर रिस्क होती है और इंजरी भी हो सकती है। अगली बात आती है प्रेजेंस ऑफ सीरेमनिया वैक्स अफेक्टिंग ऑफ द रीडिंग। और जो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर सीरेमनिया वैक्स यानी कि वैक्स पाया जाता है जो अपनी रीडिंग को अफेक्ट कर सकता है। राइट एंड लेफ्ट मेजरमेंट में भी डिफर, और राइट और लेफ्ट भी क्या हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं। देखो ये हमारी क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से क्या ले रहे हैं अपन, इस थर्मामीटर की सहायता से टेम्परेचर असेस कर रहे हैं। इसको अपन 1 से 2 सेकंड के अंदर भी ले सकते हैं, है ना। या अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर लेते हैं ज़्यादातर। अब आती है रेंज और साइट। अगर ओरल बॉडी के अंदर आप टेम्परेचर को ले रहे हो तो नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि 98.6 48 या 37 डिग्री सेल्सियस। ये माउथ के अंदर होता है। टिम्पेनिक बॉडी के अंदर ले रहे हो तो टिम्पेनिक के अंदर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ मिलेगा। यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 37.6 या 98.6 या 99.6 ये ईयर के अंदर होती है। रेक्टम के अंदर भी आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। रेक्टम और टिम्पेनिक के अंदर सेम होता है, इस बात का ध्यान रखना है। एक्सिलरी के अंदर आप हो तो ओरल से 1.8 कम कर सकते हो, यानी कि 98.6 से एक कम कितना होगा, 97.6 या 36.66 सेल्सियस। और ये कहाँ होता है, एक्जिला के अंदर। अगली बात आती है पल्स। पल्स एक वेव होती है जो ब्लड के अंदर क्रिएट होती है। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण पल्स क्या होती है, जनरेट होती है। पल्स रिफ्लेक्ट होती है हार्ट बीट के कारण। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कॉम्प्लिकेंस ऑफ आर्टेरियल वॉल टू इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पल्स रेट। और जो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, वो हमारी क्या करती है, पल्स रेट को अफेक्ट कर सकती है। पल्स रेट रेगुलेट बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पूछा जा सकता है कि जो पल्स रेट होती है उसको रेगुलेट कौन करता है, तो ANS, है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दो प्रकार की होती है पल्स, पेरिफेरल पल्स। यह एक ऐसी पल्स होती है जो लोकेटेड होती है, पेरिफेरल होता है बॉडी, बॉडी के चारों में, जैसे फुट और नेक के अंदर। एक होती है एपिकल यानी कि सेंट्रल पल्स, यह लोकेटेड होती है अपेक्स ऑफ द हार्ट, या हार्ट के अंदर क्या होती है, लोकेटेड होती है। यह पल्स रेट एक्सप्रेस द बीट इन मिनट। पल्स रेट को अपन ऐसे मान सकते हैं कि एक मिनट के अंदर हुई बीट की संख्या को क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। पल्स की बात करें तो नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, 60 से 100 बीट प्रति मिनट। रिदम रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी होती है, और इसकी वॉल्यूम और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ आर्टेरियल वर्क। द पल्स इज कॉमनली असेस द पाल्पेशन। और पल्स को अपन कॉमनली असेस कैसे करते हैं, पाल्पेट करके, यानी फील करके तो करते हैं, या अस्कल्टेशन के माध्यम से। अस्कल्टेशन का मतलब सुनना, और सुनते किससे, स्टेथोस्कोप के माध्यम से हियरिंग करते हैं। अगला आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द पल्स रेट। पल्स को फैक्टर कौन कौन अफेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्ट करता है जिसका नाम है एज। अगर इन्फेंट के अंदर अपन पल्स को मेजर कर रहे हैं तो इन्फेंट के अंदर पल्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा मिलेगी। कितनी मिलेगी, 100 से 160 बीट प्रति मिनट। अगर बात करें नॉर्मल रेंज से ज़्यादा किसके अंदर मिल सकती है, एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर नहीं मिलेगी आपको, ओल्ड एज के अंदर भी आपको इतनी मिलेगी। और एडल्ट के अंदर नॉर्मल मिलती है कितनी, 60 से 100 बीट प्रति मिनट। सेक्स की बात करूँ तो प्यूबर्टी की बात, मेल के अंदर कम होती है फीमेल की बजाय पल्स। फीमेल के अंदर मेल की बजाय क्या होती है, कम होती है। अगली बात आती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक्टिविटी क्या होती है, तो स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम रिजल्ट इन डिक्रीज इन द पल्स रेट।
स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिजल्ट द इंक्रीज पल्स रेट। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है जब पल्स रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट जब होगा जब पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और कुछ स्टिमुलाई को क्या करती, रेस्पॉन्स करती है, जैसे पेन हुआ, एंजाइटी हुई, एक्सरसाइज हुआ, फीवर हुआ, इंजेक्शन हुआ एंड कैफिनेटेड बेवरेजेस हुए। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी पल्स रेट क्या मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी। ठीक है, एक्सरसाइज करने में हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। फीवर अगर आपके आए हुआ है तो भी पल्स रेट आपको बढ़ी हुई मिलेगी। अगर हीट के संपर्क में हो तो भी आपको पल्स रेट बढ़ी हुई मिलेगी। स्ट्रेस है अगर आपको तो भी आपकी हार्ट बीट ज़्यादा है, हार्ट बीट ज़्यादा तो भी पल्स रेट ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रखा है। अगली बात आती है पोजीशन चेंज। अगर आप सिटिंग पोजीशन के अंदर हो या स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हो तो ब्लड सप्लाई के अंदर डिपेंडिंग होता है कि ब्लड वेसल्स कितनी तेजी से कर रही है। हाँ, अब आती है कुछ मेडिसिन के बारे में जानकारी। कार्डियक मेडिसिन सच है डिजोक्सिन डिक्रीज द हार्ट रेट। जो डिजोक्सिन होती है जो क्या करती है, हार्ट रेट को कम कर देती है। मेडिकेशन दैट डिक्रीज द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम सच एज डायवर्टिज में इंक्रीज द पल्स रेट। डायवर्टिज क्या करती है, पल्स रेट को इंक्रीज करती है। एट्रोपिन इज इनहिबिट इम्पल्सेस टू द हार्ट फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या एट्रोपिन का काम होता है। प्रोपेनॉल क्या होती है, बीटा ब्लॉकर होती है। एटिनोल प्रोपेनॉल क्या होती है, बीटा ब्लॉकर होती है, जो ब्लॉक करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज द हार्ट ट्रैक साइड द मेजरिंग द पल्स रेट। अब आती है पल्स की साइड कौन कौन सी होती है। तो पल्स की लगभग 8 से 10 साइड होती है। जो मोस्ट कॉमन साइड होती है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली साइड का नाम है कैरोटिड, एट द साइड ऑफ द नेक बिलो ट्यूब ऑफ द ईयर। जो हमारी गर्दन है यानी कि नेक के साइड में जो हमारी ट्यूब होती है ईयर की, उसके नीचे क्या होती है, कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी होती है। वहां पर अपन अगर पल्स को मेजर कर रहे हैं, पाल्पेट कर रहे हैं, तो कैरोटिड हो गई वो साइड। एक होती है टेम्पोरल। टेम्पोरल साइट होती है कहाँ, टेम्पोरल बोन के एरिया के अंदर, मतलब हाथ के अंदर। एक होती है एपिकल पल्स, एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपिकल होती है अपने हार्ट के अपेक्स के अंदर। अपेक्स का होता है तो एडल्ट के अंदर लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन अंडर द फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। और अगर साइड की बात करूं पल्स साइड की, तो ब्रेकियल। ब्रेकल साइड कहाँ होती है, तो इनर द एस्पेक्ट ऑफ बाइसेप्स मसल। बाइसेप्स मसल के अंदर ब्रेकियल आर्टरी होती है, जहाँ से अपन बीपी कप लगा के क्या करते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। यह क्या होता है, एंटीक्यूबाइटल स्पेस होता है। अगला साइड का नाम रेडियल है। रेडियल साइड होती है जो थंब की साइड में होती है, एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट, और इसको अपन रूटीनली यूज करते हैं। अगली साइड का नाम है फीमोरल। फीमोरल क्या होती है, अलोंग द इंगुइनल लिगामेंट के अंदर यूज में ली जाती है। अगली है पोपाई टीएल, इसका मतलब बिहाइंड द नी, अपने नी के पीछे की साइड में होती है। अगला आता है पोस्टीरियर टिबिलाई, ये होती है मिडिल सरफेस ऑफ द एंकल। और पैडल यानी कि डोर्सल पेडिस होती है जो पाल्पेट द फीलिंग द डोर्सम, यानी जो हमारा अपर सरफेस एरिया होता है फुट का, वो होती है। देखो पहला है ये टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ है, टेम्पोरल बोन के ऊपर। अगर कैरोटिड पल्स लेनी है तो देखो यहाँ नेक के पीछे। ब्रेकर लेनी है तो ये हमारा
एल्बो है, एल्बो के ऊपर की साइड में। यहाँ अपन बीपी कप बांधते हैं, यहाँ अपन बीपी कप बांधते हैं, यहाँ पर लेते हैं। अगर कोई पूछे रेडियल, तो रेडियल यहाँ पर लेते हैं। डॉक्टर को आपने देखा होगा, डॉक्टर यहाँ पर 2 फिंगर या 3 फिंगर लगा कर क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी से पल्स को चेक करता है। यहाँ फीमोरल होती है, यहाँ पोपाइलिटल होती है, यहाँ पोस्टीरियर होती है, यहाँ डोर्सल पेडिस होती है। अब कोई पूछे कि पल्स क्या होती है, पल्स का मतलब सीधा सीधा होता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन में लगा समय, ये पल्स कहलाता है। ये 1 मिनट के अंदर अपना हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायलेट होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, हार्ट बीट कितनी होती है 1 मिनट के अंदर, उसको पल्स कहते हैं। ये वेव ऑफ ब्लड फ्लो क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, एक हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ब्लड फ्लो की वेव को क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। पल्स इज कॉमनली असेस्ड बाय द पाल्पेशन, फीलिंग द अस्कल्टेशन या हियर। अगर बात करें मेथड कैसे होता है पल्स को असेस करने का, पल्स अगर अपन कैसे नाप सकते हैं, तो पल्स को मोस्टली अपन फीलिंग के द्वारा या पाल्पेट करके या अस्कल्टेट करके नाप सकते हैं। और पल्स के अंदर क्या करते हैं अपन, रेट, रिदम, वॉल्यूम और इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरियल वर्क, ये चेक करते हैं। देखो इस प्रकार पल्स को चेक किया जाता है। पल्स रेट की अगर वैल्यूज की बात करें, नॉर्मल पल्स रेट होती है 60 से 100 बीट प्रति मिनट, और नॉर्मल अपन 72 प्रति मिनट भी मान सकते हैं। पर एडल्ट के अंदर अगर 100 से ऊपर पल्स रेट हो रही है तो उसे अपन कहते हैं टैकीकार्डिया, और अगर 60 से कम हो रही है तो उसे कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। अगर बात करें पल्स रिदम की, पल्स रिदम क्या होता है, तो एक ऐसा पैटर्न या इंटरवल जो बीट और रैंडम इरेगुलर बीट होते हैं, उसे कहते हैं डिसअर्थमिया। पल्स वॉल्यूम की बात करें तो द फोर्स ऑफ ब्लड विथ ईच बीट। ये नॉर्मल पल्स कैन बी फेल्ट द मॉडरेट प्रेशर द फिंगर, है ना, बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला आता है पल्स को मेजर करने के लिए क्या क्या अपने को इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वही जरूरत पड़ेगी स्टेथोस्कोप की, है ना, एक सेकेंड हैंड वॉच की, रेड एंड ब्लू पेन की, पेंसिल की, वाटर साइन शीट की। अगली बात करेंगे टेम्परेचर पल्स हमारा कंप्लीट होता है। अगला आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग करना। ब्रीथिंग मतलब ऑक्सीजन को इंटैक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, एक्सक्रीट करना। क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग एंड इंक्लूड द इंटैक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन का इंटैक करना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करना। वेंटिलेशन की बात करें तो इससे अनदर वर्ड के अंदर अपन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ एयर एंड आउट ऑफ द लंग। वेंटिलेशन किसे कहते हैं, तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एयर के मूवमेंट को लंग के द्वारा बाहर निकालना, एयर के मूवमेंट को वेंटिलेशन कहते हैं। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब वेरी डीप या रैपिड रेस्पिरेशन। कई पर्सन क्या करते हैं, वेरी डीप रेस्पिरेशन करते हैं या रैपिड रेस्पिरेशन करते हैं, उसे हाइपर वेंटिलेशन के अंदर माना जाता है। हाइपो वेंटिलेशन का मतलब होता है वेरी शैलो रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग 2 प्रकार की होती है, पहली होती है कोस्टल या थोरेसिक, ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। 2 प्रकार से ब्रीथिंग चेक कर सकते हैं। पहला है तो चेस्ट है, वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है, उसको कहते हैं अपन कोस्टल एंड थोरेसिक, और कॉमनली यूज करते हैं एडल्ट के अंदर, क्योंकि एडल्ट के अंदर ऑब्जर्व आसानी से कर सकते हैं।
अगला आता है डायफ्रामेटिक यानी कि एब्डोमिनल, इनोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्शन हो, या ऑब्जर्व करना इस मूवमेंट को एब्डोमेन कैविटी के अंदर, इसे कहते हैं डायफ्रामेटिक या एब्डोमिनल। इस प्रकार भी अपन रेस्पिरेशन को चेक करते हैं। ये कॉमनली चिल्ड्रन के अंदर होता है, ये कॉमनली कोस्टल वाला एडल्ट के अंदर होता है। रेस्पिरेशन को अफेक्ट क्या क्या करेगा, तो पहला होता है एज। नॉर्मली ग्रोथ है इन्फेंट के अंदर कम होती है, लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, लो रेस्पिरेटरी रेट सफिशिएंट कर सकता है। अगला आता है मेडिसिन। कुछ नारकोटिक्स क्या करती है, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है उसकी डेप्थ को क्या करती है, कम कर देती है। स्ट्रेस भी क्या करता है, जो हमारा इमोशन है उनके कारण जो हमारी रेस्पिरेशन की रेट है उसको इंक्रीज कर देता है। एक्सरसाइज के कारण भी हमारी रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। अब बात करें रेस्पिरेशन रेट की, तो पर मिनट के अंदर रेस्पिरेशन रेट को डिस्क्राइब करना आरपीएम कहलाता है। एक एडल्ट पेशेंट के अंदर 15 से 20 मिनट या 12 से 20 प्रति मिनट क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। इसको अपन 30 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशन के अंदर अपन क्या बोलेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। पहली टर्मिनोलॉजी होती है जिसका नाम है यूओपिनिया। यूओपिनिया मतलब होता है नॉर्मल ब्रीथिंग करना। अगर पेशेंट नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा है, 12 से 20 रेस्पिरेशन प्रति मिनट के अंदर कर रहा है, तो उसको कहते हैं ईओपिनिया। ब्रेडिपिनिया मतलब होता है स्लो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कम होना। टैकीपिनिया मतलब फास्ट ब्रीथिंग, मतलब जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, टैकीपिनिया। ब्रेडी का मतलब स्लो रेस्पिरेशन। एपनी का मतलब टेम्पोररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, सीजेशन होना, टेम्परेरी सीजेशन होना, ब्रीथिंग क्या कहलाता है, एपनी कहलाता है। एक हेल्दी आदमी के अंदर 15 से 20 मिनट क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। यह होती है कुछ रेस्पिरेशन की रेंज। न्यूबॉर्न के अंदर कितनी होती है, 30 से 80 रेस्पिरेशन प्रति मिनट होती है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर 20 से 40। लेट चाइल्डहुड यानी कि एडल्ट से थोड़ा कम, 15 से 25 प्रति मिनट। और एडल्ट के अंदर माने तो 14 से 20 या 14 से 18, और फीमेल के अंदर 16 से 20 प्रति मिनट रेस्पिरेशन होती है। रिदम की बात करें तो ये रेगुलरिटी ऑफ एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। नॉर्मल ब्रीथिंग इज ऑटोनोमिक, एफर्टलेस होती है। अब रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है डीप। डीप का मतलब होता है एक लार्ज वॉल्यूम होती है जिसके अंदर अपन एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लंग। स्वेलो की बात करें तो एक्सपेंस ऑफ ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर, मिनिमल यूज ऑफ लंग टिश्यू। ठीक है। अगला लास्ट मतलब वाइटल साइन आता है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर, जिसे अपन बीपी के नाम से जाने जाते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ एक्सपर्ट द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज इन द फ्लोइंग। ये मान सकते हो कि वाल और आर्टरी के अंदर लगाया गया प्रेशर को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको अपन मरकरी के अंदर mm ऑफ Hg से टर्म के अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ब्लड प्रेशर टू टाइप का होता है। पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम रेंज होती है प्रेशर की, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होता है। अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स द फॉलोइंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारी वेंट्रिकल्स है, ब्लड वेसल्स है, जो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसको कहते हैं अपन सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर क्या होते हैं, जो हमारी वेसल्स है, वेंट्रिकल्स है, वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं। मिनिमल प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वेसल्स फॉलोइंग द क्लोजिंग ऑफ द ओरोटिक वाल्व। जो हमारी वेंट्रिकुलर है, जो क्या होती है, रिलैक्स होते हैं। वेंट्रिकल्स अगर रिलैक्स होगी तो क्या होगा, सिस्टोलिक, है ना। और अगर वेंट्रिकल रिलैक्स होगी तो डायस्टोलिक। बात समझ आई। अगली बात आती है बीपी को अपन मोस्टली यूज करते हैं
बीपी कप के द्वारा मेजर करते हैं। स्पाइगनोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या करते हैं, बीपी को मापते हैं। और बीपी की नॉर्मल रेंज होती है 120/80 mm ऑफ Hg एडल्ट के अंदर। बीपी को मोस्टली ब्रेकियल आर्टरी और कोक्लियर आर्टरी से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इट इज मेजर बाय द सिक्योरिंग बीपी कप। बीपी कप को क्या करते हैं, अपर आर्म या थाई के अंदर क्या करते हैं, पैलेस करते हैं। और वहाँ स्टेथोस्कोप की सहायता से ब्रेकियल आर्टरी के अंदर, एंटी क्यूबाइटल फोसा के अंदर या स्पेस के अंदर, तो हमारे नीक के बैक में लगाकर अपन क्या करते हैं, बीपी कप को लगाकर बीपी को मेजर करते हैं। प्लस प्रेशर की बात करें तो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच को प्रेशर को क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। बात आती है कि बीपी को कौन कौन से कारण है जो अफेक्ट करते हैं। अगर फीवर आ रहा है तो पल्स भी बढ़ेगी, पल्स बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। स्ट्रेस के कारण भी बीपी बढ़ी हुई मिल सकती है ना। आर्टरियोस्क्लेरोसिस, अगर आर्टरी के अंदर स्क्लेरोसिस हो रहा है तो बीपी घटी हुई मिल सकती है। एक्सपोजर ऑफ टू द कोल्ड, अगर कोल्ड के अंदर अगर आप जा रहे हो तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो अपन कॉन्ट्रैक्ट कम हो पाएंगी। ओबेसिटी के कारण भी अफेक्ट हो सकता है ब्लड प्रेशर। हीमोरेज के अंदर भी ब्लड प्रेशर अफेक्ट हो सकता है। लो हेमाटोक्राइट के अंदर भी ब्लड प्रेशर अफेक्ट हो सकता है। और एक्सटर्नल हीट के कारण भी ब्लड प्रेशर अफेक्ट हो सकता है। अगला आता है साइट कौन कौन सी होती है ब्लड प्रेशर को नापने की। तो पहली होती है जिसका नाम है अपर आर्म, यानी कि ये ब्रेकियल आर्टरी के अंदर जो क्या होती है, कोमन होती है। ज्यादातर अपन ब्लड प्रेशर कहाँ से नापते हैं, ब्रेकियल आर्टरी के अंदर। या थाई के आसपास जो पोपाइटल आर्टरी होती है वहां से, या फोर आर्म के अंदर रेडियल आर्टरी को भी अपन यूज में ले सकते हैं। लेग को भी अपन यूज में ले सकते हैं। लेग के अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर टिबियल या डोर्सल पेडिस। और ब्लड प्रेशर को असेस करने का पर्पज क्या होता है, तो अपन बेसलाइन डाटा प्राप्त करते हैं जहाँ आर्टेरियल प्रेशर को सब्सिक्वेंट इवालुएट करते हैं। दूसरा, डिटरमाइन द क्लाइंट होमोडायनेमिक स्टेटस। पेशेंट का होमोडायनेमिक स्टेटस जानने के लिए आइडेंटिफाई मॉनिटर द ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोसीजर किस प्रकार कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को मापने का। ब्लड प्रेशर को नापने का प्रोसीजर अगर बताऊं, सबसे पहले पेशेंट को अपन प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको लाइट क्लॉथ को रिमूव करना है और पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। पेशेंट को एक बिल्कुल सिटिंग या रिलैक्सिंग पोजीशन देंगे और पेशेंट को मेक श्योर करेंगे कि अगर उसने कोई स्मोकिंग या कोई ऐसे इंजेस्ट नहीं किया है कैफीन वगैरह उस 30 मिनट के पीरियड के अंदर, पेशेंट को एक अच्छी पोजीशन देंगे, सिटिंग पोजीशन के अंदर लेटाएंगे या बैठाएंगे और स्पाइगनोमैनोमीटर को अपने हार्ट के लेवल के अंदर क्या करेंगे, रखेंगे और पाम को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और फिर उसका ब्लड प्रेशर रीड करेंगे। ब्लड प्रेशर को रीड करने का आपको तरीका मैं अगर और एक्सप्लेन करूँ तो देखो, पेशेंट को सबसे पहले सिटिंग पोजीशन के अंदर बैठाएंगे। सिटिंग पोजीशन के अंदर बैठाने से पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि तेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर बैठना है, कुछ सोचना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए। मेक श्योर करना है कि उसको कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए आधे घंटे पहले, कैफीन वैफीन जैसी चीजें, है ना। फिर पेशेंट के अंदर क्या करना है, या ब्रेकियल आर्टरी को फील करना है और यहाँ पर आपको बीपी कप बांधना है। बीपी कप को बांधने के बाद स्टेथोस्कोप की सहायता से जो पल्स आपको सुनाई देगी वो होती है सिस्टोलिक, और बाद में जब पल्स की जो बीप बंद हो जाती है उसको कहते हैं डायस्टोलिक। और दोनों डाटा को अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं और फिर रिकॉर्ड के अंदर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये था वाइटल साइन के बारे में कंप्लीट डिटेल जो हमने बताने की कोशिश करी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही बीएससी नर्सिंग ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज अगर क्लास चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो वीडियो जैसे शेयर लाइक सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।